Hello everyone, welcome to Europedia. My name is Nitish Pandey and we are going to discuss some questions for UPPSC A exam with subject strength of material and topic torsion. परफेक्शन थ्रू प्रैक्टिस ये जो सीरीज है इसमें हम क्वेश्चंस के थ्रू कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं और जो एग्जाम की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर रहे हैं। अभी तक जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट है इसमें हमने प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन और उसके बाद जो शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम था, इलास्टिक कांस्टेंट्स वगैरह के जो कॉन्सेप्ट्स थे, फिर जो प्रिंसिपल स्ट्रेस या स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन वाला जो कॉन्सेप्ट था अलॉन्ग विद थ्योरी ऑफ फेलियर, फिर उसके बाद हमने शियर स्ट्रेस और बेंडिंग स्ट्रेस जो टॉपिक था उसके क्वेश्चंस किए, फिर हमने डिफ्लेक्शन के क्वेश्चंस किए। क्वेश्चंस हमने जो एग्जाम की रिक्वायरमेंट है, जिस तरीके के क्वेश्चंस पूछता है और जिस तरीके की आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए उस तरीके से डिस्कस किया। नाउ इन दैट सेम सीरीज वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद टॉर्जन. Torsion means resistance to applied torque. Torque means it is movement that is acting about longitudinal axis. Movement is a vector quantity same as force. It has both magnitude as well as direction. If direction of movement is about the longitudinal axis, it is called as twisting movement since it will be twisting the member. And if direction of movement is about transverse axis, it is called as bending movement since it will be bending the member. मूवमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी दिशा के हिसाब से हम बोलते हैं कि ट्विस्टिंग मूवमेंट है या बेंडिंग मूवमेंट है। अगर मूवमेंट लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अबाउट लगता है, मींस क्रॉस सेक्शन लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अबाउट रोटेट करने की टेंडेंसी रख रहा है, तो मेंबर की ट्विस्टिंग होती है और इस वाले मूवमेंट को ट्विस्टिंग मूवमेंट बोलते हैं। और अगर मूवमेंट ट्रांसवर्स एक्सिस के अबाउट लगता है तो क्रॉस सेक्शन की रोटेशन होती है अबाउट ट्रांसवर्स एक्सिस और मेंबर जो है वो बेंड होता है और ऐसे मूवमेंट को हम बेंडिंग मूवमेंट बोलते हैं। बेंडिंग मूवमेंट के लिए फ्लेक्चर फॉर्मूला M/I बराबर सिग्मा बाई वाई बराबर E/R, इसकी हमने डिटेल एनालिसिस की। टॉर्जन के केस में टॉर्जनल फॉर्मूला विल बी यूजफुल और ये टॉर्जनल फॉर्मूला आपने ड्राइव किया होगा, तो इस फॉर्मूले की बहुत डिटेल्स में मैं नहीं जा रहा हूँ, फॉर्मूला बस लिख दे रहा हूँ। दैट इज T/J बराबर G थीटा बाई L बराबर टाउ बाई R या टाउ मैक्स डिवाइडेड बाई कैपिटल R। ये आपको फॉर्मूला पता है। यहाँ पे T क्या है, अप्लाइड टॉर्क है, J क्या है, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, G शियर मॉडुलस, थीटा इज एंगल ऑफ ट्विस्ट, L इज लेंथ ऑफ शाफ्ट, टाउ शियर स्ट्रेस एट स्मॉल r डिस्टेंस फ्रॉम द पोलर एक्सिस या फ्रॉम द सेंटर ऑफ द क्रॉस सेक्शन, अगर सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, क्योंकि यहाँ पे हम सर्कुलर शाफ्ट की एनालिसिस करने जा रहे हैं, और टाउ मैक्स इज द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस व्हिच विल बी एट द कैपिटल R डिस्टेंस फ्रॉम द पोलर एक्सिस मींस एट द एक्सट्रीम फाइबर। तो ये फॉर्मूला आपको पता है और इस फॉर्मूले को हम यूज करने वाले हैं। अलॉन्ग विद क्वेश्चंस हम धीरे धीरे कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन पढ़िए। क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है, रीड द क्वेश्चन। बोला गया स्ट्रेन एनर्जी इन टॉर्जन ऑफ अ शाफ्ट पर यूनिट वॉल्यूम इज गिवन बाई Q इज मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। ठीक है, Q मैक्सिमम शियर स्ट्रेस है, E इज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड G इज मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ठीक है, तो जैसे आपने एक्सियल लोडिंग में स्ट्रेन एनर्जी निकाला था कि ये लोड P है, अगर P लोड लगा के मैं इसको खींचता हूं, इसमें डिफॉर्मेशन डेल्टा प्रोड्यूस हो रहा है, तो आपने स्ट्रेन एनर्जी क्या लिखा था, हाफ लोड इनटू डेल्टा। ये फॉर्मूला फॉर ग्रेजुअली अप्लाइड लोड के लिए होता है। स्ट्रेन एनर्जी मींस एरिया अंडर द कर्व, ये स्ट्रेन और स्ट्रेस का कर्व है, अगर लोड ग्रेजुअली अप्लाइड है दिस कर्व विल बी लीनियर, तो ये जो एरिया ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है अप टू दिस पॉइंट, इसको स्ट्रेन एनर्जी बोल रहे हैं और इसको हमने कैसे लिखा, सो हाफ इंटू लोड इंटू डेल्टा। इसी को जब सॉल्व करोगे, डेल्टा आपको पता है PL बाई ए होता है, सो इंटू PL डिवाइड बाई ए अगर मैं कर दूं तो इसको मैं लिख सकता हूं P स्क्वायर L डिवाइडेड बाई 2A। दिस इज ऑल्सो द स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड। ये टोटल स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड है, दिस इज टोटल स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड, इट इज नॉट प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। इसको आप चाहो तो रेजिलियंस बोल दो, पर अगर मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस निकालोगे मींस स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो उसको आप लिख सकते हो सिग्मा स्क्वायर डिवाइड बाई 2E। अगर टोटल स्ट्रेन एनर्जी निकालोगे सो दैट विल बी सिग्मा स्क्वायर बाई 2E इनटू वॉल्यूम। ठीक है, इसी फॉर्मूले में आप लोड और जो P है उसको आप सिग्मा के टर्म में लिखो, स्ट्रेस के टर्म में, मतलब इसी फॉर्मूले में चाहो तो स्ट्रेस और स्ट्रेस की वैल्यू पुट कर दो तो ये आ जाएगा। मतलब ये दोनों एक ही फॉर्मूले हैं, बस इनका फॉर्म अलग अलग है। सो दिस इटसेल्फ कैन बी रिटन एज सिग्मा स्क्वायर बाई 2E इनटू वॉल्यूम। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग रेजिलियंस। ठीक है, रेजिलियंस। ऐसे टॉर्जनल रेजिलियंस एक टर्म डिफाइंड है, सेम इसी तरीके से टॉर्जनल रेजिलियंस आप लिख सकते हो। यू कैन से स्ट्रेन एनर्जी जो है दैट इज टाउ स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2G इनटू वॉल्यूम, या अगर स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की बात करूं सो दिस विल बी टाउ स्क्वायर डिवाइड बाई 2G। ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हो इसको, दिस इज नथिंग बट टोटल स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अगर मैं टॉर्जन की वजह से जो स्ट्रेन एनर्जी स्टोर हो रही है उसको निकालना चाहूं तो फॉर्मूला मैं ड्राइव करके नहीं दिखा रहा हूं, ऑल्दो यू हैव ड्राइव 2 फॉर्मूलाज, उधर मैं नहीं जा रहा हूं, आपको फॉर्मूला याद करने का मैं एक ट्रिक दे रहा हूं। तो कैसे आप याद रख सकते हो, देखो आपने इसी तरीके से लिख सकते हो, स्ट्रेन एनर्जी जो है दैट इज हाफ इंटू लोड इंटू डिफ्लेक्शन। अगर लोड है फोर्स तो डिफ्लेक्शन एक्सियल डिफ्लेक्शन डेल्टा है, अगर लोड है मूवमेंट T तो इसकी वजह से रोटेशन प्रोड्यूस होगा, तो हाफ इंटू मूवमेंट इंटू थीटा किया है।
T into theta is work done that will be stored in form of energy referred as strain energy. यहाँ पे strain energy due to torsion है, shear strain energy पर हाफ क्यों लगाया है, क्योंकि ग्रेजुअली अप्लाइड लोड जब भी आप यूज करते हो तो ट्रायंगुलर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनता है, लोड वर्सेस डिफ्लेक्शन कर्व, और उसका एरिया जो स्ट्रेन एनर्जी दे रहा है उसका एरिया ये निकल के आता है। इसी में अगर आप टी की वैल्यू रखो, यहाँ पे देखो जो टॉर्जन फॉर्मूला है टी बाई जे बराबर जी थीटा बाई एल बराबर टाउ बाई आर, ये आपके पास फॉर्मूला है टाउ मैक्स बाई आर, या मैं लिख सकता हूं स्मॉल टाउ बाई स्मॉल आर। तो इसी से अगर मैं देखो यहाँ पे टी को रिप्लेस करूं तो, या मैं थीटा को रिप्लेस करूं तो थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, आई कैन राइट टी एल डिवाइडेड बाई जी जे। जब ये वैल्यू मैं पुट करूंगा तो ये निकल के आ जाएगा टी स्क्वायर एल डिवाइडेड बाई टू जी जे। सेम दिस इज स्ट्रेन एनर्जी, टोटल स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू टॉर्जन। देखो पी स्क्वायर एल डिवाइड बाई टू ए था, यहाँ पे दिस इज एक्सियल रिजिडिटी, दिस इज स्ट्रेन एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्ट्रेन स्टोर्ड यू कैन से ड्यू टू एक्सियल अप्लाइड लोड। यहाँ पे देखो दिस इज जीजे इज टॉर्जनल रिजिडिटी, और ये जो टी स्क्वायर एल डिवाइड बाई टू जीजे है सेम पी स्क्वायर एल डिवाइड बाई टू ए की जगह से जैसे ही दैट इज टॉर्सनल स्ट्रेन एनर्जी। और ये फॉर्मूला भी आप उसी फॉर्मूले के जैसे याद कर सकते हो, जैसे हाफ इंटू पी इंटू डेल्टा किया था वैसे हाफ इंटू टी इंटू थीटा किया है। इसी फॉर्मूले को एक और फॉर्म में लिख सकते हो आप, दैट विल बी टाउ स्क्वायर डिवाइड बाई टू जी इंटू वॉल्यूम। टाउ, ये टाउ की बात कर रहा हूं मैं एट एनी डिस्टेंस आर, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो टाउ मैक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई फोर जी यू कैन से इनटू वॉल्यूम, यू कैन राइट इट लाइक दिस। ये सब इसी इक्वेशन के फॉर्म है। दिस इज बेसिकली टॉर्जनल, ये दिस इज यू कैन से शियर स्ट्रेन एनर्जी, और ये दिस इज मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन अ शाफ्ट, दिस इज स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन अ शाफ्ट, दिस इज स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन अ शाफ्ट। ये टॉर्जनल नहीं बोलोगे बल्कि ये शियर स्ट्रेन एनर्जी है, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये अलग अलग फॉर्मूले लिख सकते हो। अब इस क्वेश्चन को आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। देखो ऐसे इनफैक्ट बेंडिंग में तुमने एनर्जी लिखी होगी स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू बेंडिंग आपने लिखा होगा एम एक्स स्क्वायर डी एक्स डिवाइड बाई टू ई आई, इसका अंडर इंटीग्रेशन किया होगा। देखो ये एम स्क्वायर एल, देखो ये कुछ एम स्क्वायर एल डिवाइड बाई टू ई आई है। ई आई क्यों लिखा है यहाँ पे, क्योंकि बेंडिंग में जो रिजिडिटी है उसको फ्लेक्सुरल रिजिडिटी ई आई बोलते हैं। तो इस तरीके से आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब सवाल पढ़िए, बोला गया स्ट्रेन एनर्जी इन टॉर्जन ऑफ अ शाफ्ट पर यूनिट वॉल्यूम इज गिवन बाय क्यू। क्यू इज मैक्सिमम गिवन बाय, स्ट्रेन एनर्जी पूछा है जहां पे क्यू है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, ई इज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड जी इज मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो ये इस फॉर्मूले की बात कर रहा है, इस फॉर्मूले की इन्होंने लिख दिया है कि टॉर्जन की वजह से जो शाफ्ट में स्ट्रेन एनर्जी स्टोर हो रही है पर यूनिट वॉल्यूम आपको बताना है। तो पर यूनिट वॉल्यूम मतलब इसी में u by v लिखोगे, सो यू कैन राइट टाउ मैक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 4g। सो करेक्ट आंसर शुड बी सी पार्ट, टाउ मैक्स स्क्वायर। टाउ मैक्स की वैल्यू यहाँ पे q दिया है, सो q स्क्वायर डिवाइड बाय 4g। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन रेक्टेंगुलर शाफ्ट सब्जेक्टेड टू टॉर्जन द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस अकर्स एट। बताइए सॉल्व करके। बताइए, ठीक है। देखो अभी तक हमने जो फॉर्मूले डिस्कस किए हैं दे आर ऑल वैलिड फॉर सर्कुलर सेक्शन। अगर सेक्शन सर्कुलर नहीं है, इफ इट इज रेक्टेंगुलर इन नेचर समथिंग लाइक दिस, लेट्स मेक दिस अ सेक्शन, मान लो ये b है, इसकी विड्थ मान लो ये d है, दिस सेक्शन इज समथिंग लाइक दिस। इफ दिस सेक्शन इज समथिंग लाइक दिस, इस तरीके से मान लो कोई शाफ्ट है और इस पे हमने ट्विस्टिंग मोमेंट लगाया t के बराबर, ठीक है। तो अब याद रखना है आपको, इन दिस केस जो शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो लीनियर नहीं होता है। सर्कुलर के केस में तो टाउ स्ट्रेस शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन आपने इस तरीके से बनाया है, दिस इज द शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि देखो टी बाई जे बराबर जी थीटा बाई एल बराबर टाउ बाई आर है, टाउ बाई आर। तो अगर मैं देखो इसको लू टी बाई जे बराबर टाउ बाई आर, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, टाउ प्रोपोर्शनल टू आर है, जे सेक्शन की प्रॉपर्टी है, दिस इज पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और किसी भी सेक्शन पे टी ट्विस्टिंग मोमेंट कांस्टेंट है। तो जो शियर स्ट्रेस है उस सेक्शन पे, ये सेक्शन बनाया मैंने, इस सेक्शन पे शियर स्ट्रेस कैसी है, प्रोपोर्शनल टू आर है, आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द पोलर एक्सिस, ये डिस्टेंस है। तो जैसे से दूर जा रहा हूं मैं, देखो शियर स्ट्रेस की वैल्यू बढ़ती जा रही है। मैक्सिमम कहां पे, एक्सट्रीम फाइबर पे, जो टॉर्जनल शियर स्ट्रेस है वो मैक्सिमम कहां पे, एक्सट्रीम फाइबर्स पे, जहां पे वैल्यू स्मॉल आर किसके बराबर हो जाएगी, कैपिटल आर के बराबर। कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ दिस शाफ्ट एंड कैपिटल डी इज द डायमीटर ऑफ दिस शाफ्ट। तो ये टाउ प्रोपोर्शनल टू आर है, मतलब ये जो शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है ये लीनियर है, पर यहां पे नाउ इट विल नॉट बी लीनियर। पहली चीज, इन केस ऑफ rectangular sections this shear stress distribution will not be linear।
पहले हमने अज्यूम किया था कि जो वर्टिकल सेक्शन है इट रिमेन्स प्लेन एंड वर्टिकल, जब रोटेशन हो रहा है तो सेक्शन घूम तो रहा है बट इट रिमेन्स प्लेन, इसकी वार्पिंग नहीं हो रही और ये वर्टिकल ही रहता है। पर यहाँ पे देयर विल बी इफेक्ट ऑफ वार्पिंग, जिसकी वजह से वो फॉर्मूला आप यूज नहीं कर सकते हो और उस तरीके से आप इसको विजुअलाइज नहीं कर सकते हो। तो ऐसे में आपको याद रखना है कि इन दिस केस व्हाट विल हैपन, द स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन विल बी समथिंग लाइक दिस। जो यू कैन से जो लॉन्गर फेस है, देखो यहाँ पे बी की वैल्यू ज्यादा है, जो लॉन्गर फेस है उसके सेंटर पे ये शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा होता है। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस वैल्यू विल बी एट द सेंटर ऑफ दिस लॉन्गर फेस। इधर भी अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करना चाहूं तो देखो मैं इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर देता हूं, पर ये वैल्यू कम है, दिस वैल्यू इज मोर, दिस इज मैक्सिमम। मैक्सिमम कहां पे हो रहा है, जो लॉन्गर फेस है इसके सेंटर पे। ठीक है, अगर यहां पे आप लिखना चाहो सेम उसी तरीके से जैसे हमने पहले लिखा था, तो यहां पे अगर मैं लिखना चाहूं कुछ चीजें, जैसे कि यू कैन से, जैसे कि अगर टाउ मैक्स में लिखना चाहूं, देखो टाउ मैक्स यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, दिस इज टाउ मैक्स, यहां पे लिख दे रहा हूं मैं दिस इज टाउ मैक्स। तो टाउ मैक्स यहां पे निकल के आता है, टाउ मैक्स कम्स आउट टू बी टी डिवाइडेड बाई अल्फा बी डी स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप ध्यान रख सकते हैं, यहां पे बी इज ग्रेटर देन डी है, बी ग्रेटर देन डी है, जो बड़ा होगा उसका स्क्वायर नहीं कर रहे, जो छोटा वाला होगा उसका हमें स्क्वायर कर रहे हैं। ठीक है, टाउ मैक्स इज इक्वल टू टी डिवाइडेड बाई अल्फा बी डी स्क्वायर। टाउ मैक्स कहां पे है, एट द सेंटर ऑफ दिस लॉन्गर फेस। जो रेक्टेंगुलर सेक्शंस हैं या अपार्ट फ्रॉम सर्कुलर सेक्शन जो और सेक्शंस हैं, वो टॉर्जन के लिए या ट्विस्टिंग मोमेंट को रेज करने के लिए इतने इफेक्टिव नहीं है। क्यों इतने इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि उसमें शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल नहीं होता है। देखो इसमें सिमेट्रिकल शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसा इधर वैसा इधर, यहाँ पे शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल नहीं होता है, प्लस जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो लीनियर भी नहीं होता है, और जो लॉन्गर फेस है उसके सेंटर पे स्ट्रेस ज्यादा जनरेट हो जाएगी, तो वहां पे फेलियर पहले ऑब्जर्व हो जाएगा। ठीक है, जैसे अगर मैं बोलूं ये जो अल्फा है, तो अल्फा एक कांस्टेंट है जो बी बाई डी के रेशियो पे डिपेंड करता है, और अगर स्क्वायर है मतलब बी बाई डी बराबर 1 है, तो जब b बाई डी बराबर 1 है, मतलब स्क्वायर की बात कर रहे हैं, स्क्वायर क्रॉस सेक्शन की, तो अल्फा की वैल्यू आती है 0.207 समथिंग। ये अल्फा एक कांस्टेंट है जो कि डिपेंड करेगा ऑन द वैल्यूज ऑफ b बाई डी। तो ये आप याद रख सकते हो, इस पे क्वेश्चंस आ चुके हैं कई बार। ठीक है, यू कैन डायरेक्टली रिमेंबर दिस। एक और फॉर्मूला आप इसमें चाहो तो याद कर सकते हो, जैसे एक फॉर्मूला और याद रख सकते हो आप, जो एंगल ऑफ ट्विस्ट है, सो थीटा का यहाँ पे फॉर्मूला निकल के आता है। देखो इसी से मैं लिख रहा हूं, यहाँ पे टी के साथ एल आ जाएगा, टी इंटू एल और डिवाइडेड बाई अल्फा, और ये सब कुछ सेम रहेगा, बस बी डी क्यूब हो जाएगा। सो दिस इज एंगल ऑफ ट्विस्ट, और इस अल्फा को बल्कि यहाँ पे बीटा बोलते हैं। बीटा अगेन एक कांस्टेंट है जो बी बाई डी के रेशियो पे डिपेंड करता है। जैसे अगर मैं बोलूं बी बाई डी बराबर 1 है, इफ b बाई डी बराबर 1 है, मतलब अगर मैं स्क्वायर की बात करूं क्रॉस सेक्शन की, तो जो ये बीटा है दिस इज 1 डिवाइडेड बाई 7.11। तो ये दो फॉर्मूले आप याद रख सकते हो। दिस फॉर्मूला इज क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स, कभी कदार ये भी पूछ सकता है, मैकेनिकल वालों को तो दोनों ही याद रखना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो अब इस क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हैं। ये पढ़ते नहीं हो जनरली, जो भी आप फॉर्मूला डिराइव किए हो, टी बाई जे बराबर जी थीटा बाई एल बराबर टाउ बाई आर, ये सब जो फॉर्मूले हैं या ऑल दीज थिंग्स दे आर फॉर सर्कुलर सेक्शंस। सर्कुलर सेक्शंस नहीं है, जैसे यहाँ पे रेक्टेंगुलर है, तो ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है, वो पूरी थ्योरी जो आपने पढ़ी वो वैलिड नहीं है। तो आप इस तरीके से कुछ याद रख सकते हो, दे आर लेस इफेक्टिव इन रजिस्टिंग टॉर्जन। ठीक है, सो इन अ रेक्टेंगुलर शाफ्ट सब्जेक्टेड टू टॉर्जन, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस अकर्स एट मिडिल ऑफ लॉन्गर साइड। ठीक है, यू कैन डू दिस क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन सॉल्व करिए, एक और क्वेश्चन सॉल्व करिए। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट वुड बी द शेप ऑफ फेलियर सरफेस ऑफ अ स्टैंडर्ड कास्ट आयरन स्पेसिमेन सब्जेक्टेड टू टॉर्क। ठीक है, ये एक चीज आपको मैं पहले ही बता चुका हूं, पर पहले मैंने इसको लिखा नहीं था, तो अभी मैं लिख दे रहा हूं कि जो फेलियर है, फेलियर डिपेंड्स डिपेंड्स अपॉन टाइप ऑफ लोडिंग एंड मटेरियल बोथ, जो फेलियर है वो टाइप ऑफ लोडिंग और मटेरियल दोनों पे ही डिपेंड करता है। जनरली दो तरीके के फेलियर ऑब्जर्व होते हैं। वंस यू फेलियर इज ऑब्जर्व्ड इन केस ऑफ ब्रिटल मटेरियल, जिसको बोलते हैं हम सेपरेशन ऑफ प्लेन्स, सेपरेशन ऑफ प्लेन्स, जो मैक्सिमम प्रिंसिपल टेंशन है उस पे जो प्लेन्स हैं, दिस प्लेन्स विल बी सेपरेटेड, ये एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। ये जनरली ऑब्जर्व होता है इन केस ऑफ ब्रिटल मटेरियल्स। Brittle materials are going to be failed because of separation of planes.
बिकॉज दे आर क्वाइट वीक इन यू कैन से टेंशन। जो ब्रिटल मटेरियल्स हैं ये, इनकी जो यील्ड स्ट्रेंथ इन कंप्रेशन है सबसे ज्यादा है, फॉलोड बाय जो शियर यील्ड स्ट्रेंथ है, और सबसे कमजोर कहां पे है ये, इन टेंशन। जो दूसरा फेलियर है दैट विल बी बिकॉज ऑफ स्लिपिंग ऑफ प्लेन्स। प्लेन्स की स्लिपिंग की वजह से फेलियर होता है, स्लिपिंग ऑफ प्लेन्स, एंड दिस इज ऑब्जर्व जनरली ड्यू टू शियर। शियर में ये फेलियर ऑब्जर्व होता है। शियर में मतलब ये जो प्लेन्स हैं, दीज प्लेन्स आर गोइंग टू बी स्लिप ओवर ईच अदर, एक दूसरे पे स्लिप कर जाएंगे बिकॉज ऑफ शियर, बिकॉज ऑफ रबिंग, दिस फेलियर इज गोइंग टू बी ऑब्जर्व्ड। और ये ऑब्जर्व होगा इन केस ऑफ डक्टाइल मटेरियल्स, बिकॉज डक्टाइल मटेरियल्स आर वीक इन शियर। जो डक्टाइल मटेरियल्स हैं इनकी जो कंप्रेशन यील्ड स्ट्रेंथ है फॉलोड बाय टेंशन यील्ड स्ट्रेंथ और फॉलोड बाय शियर यील्ड स्ट्रेंथ, दे आर वीकेस्ट इन शियर, दैट्स व्हाई फेलियर इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ मैक्सिमम शियर, दैट इज टाउ मैक्स प्लेन। जबकि ब्रिटल मटेरियल्स दे आर वीकेस्ट इन टेंशन, तो फेलियर इज डिसाइडेड बाय मैक्सिमम टेंशन, दैट इज प्रिंसिपल प्लेन। ठीक है, तो ये दो तरीके के फेलियर होते हैं इन जनरल। अब कैसा टाइप ऑफ लोड है और कैसा मटेरियल है उसके हिसाब से फेलियर चेंज हो जाता है। जैसे अगर मैं यहां पे बोलूं कि कोई डक्टाइल मटेरियल है, डक्टाइल मटेरियल जैसे कि सपोज करो माइल्ड स्टील है, और यहां पे मैं बोलूं कोई ब्रिटल मटेरियल है, सपोज करो लेट्स टेक एन एग्जांपल कास्ट आयरन का, तो मटेरियल के हिसाब से और लोडिंग कैसी है उसके हिसाब से फेलियर चेंज हो जाएगा। कैसे? तो नाउ यू कैन ऑब्जर्व, अब आप प्रिंसिपल स्ट्रेस भी पढ़ चुके हो। जैसे अगर मैं डक्टाइल मटेरियल को सिंपल एक्सियल स्ट्रेस लगाऊं, इस तरीके से अगर मैं खींचू, यूनी एक्सियल लोडिंग लगा रहा हूं, एक्सियल लोड लगा रहा हूं मैं ऑन अ डक्टाइल मटेरियल, दिस इज द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ दिस मटेरियल। तो देखो ये जो प्लेन है, दिस प्लेन इज सब्जेक्टेड टू ओनली नॉर्मल स्ट्रेस, वैल्यू ऑफ शियर इज 0, तो यही प्रिंसिपल प्लेन है। यानी कहीं पे भी अगर मैं देखूंगा तो जो वर्टिकल है दैट विल बी प्रिंसिपल प्लेन, और जो टाउ मैक्स प्लेन है वो आपको पता है प्रिंसिपल प्लेन से 45 डिग्री पे। तो ये देखो 45 डिग्री वाली लाइन, ये 45 डिग्री वाली लाइन, ये 45 डिग्री वाली लाइन, ये 45 डिग्री वाली लाइन। तो ये कैसे फेल होगा? इट विल बी फेलिंग लाइक दिस, इट विल बी फेलिंग लाइक दिस। ये सेगमेंट अलग से निकलेगा, ये सेगमेंट अलग से निकलेगा, और ये सेगमेंट अलग से निकलेगा। ये जो प्लेन्स हैं इनकी आपस में स्लिपिंग होने की वजह से ये फेलियर हुआ है, और ये फेलियर को हम बोलते हैं कप एंड कोन फेलियर। कप एंड कोन फेलियर, इसमें एक कुछ कप जैसा है और दूसरा कुछ कोन जैसा है, एक पे रफ सरफेस होगा, एक पे शाइनी सरफेस होगा बिकॉज ऑफ रबिंग। तो ये फेलियर है। क्वेश्चन पूछेगा फेलियर प्लेन कैसा है, तो फेलियर प्लेन जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है इससे 45 डिग्री पे, 45 डिग्री पे इंक्लाइंड है, विच इज बेसिकली प्लेन ऑफ मैक्सिमम शियर। लेकिन अगर मैं यही सेम कंडीशन ब्रिटल मटेरियल्स में प्रोड्यूस करूं तो फेलियर प्लेन विल नॉट बी एट 45 डिग्री फ्रॉम द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। अगर एक ब्रिटल मटेरियल में मैं इस तरीके से यूनी एक्सियल टेंशन लगाता हूं, तो चूंकि यही प्रिंसिपल प्लेन है, तो ये जो वर्टिकल प्लेन है दिस विल बी द मैक्सिमम प्रिंसिपल प्लेन, और यहीं पे सेपरेशन हो जाएगा, मतलब दे विल बी सेपरेटिंग लाइक दिस, दिस इज द फेलियर प्लेन। फेलियर प्लेन जो है वो एट 90 डिग्री फ्रॉम द लॉन्गिट्यूडनल है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से 90 डिग्री पे फेलियर हो रहा है। क्यों? क्योंकि दिस प्लेन इटसेल्फ इज द प्लेन ऑफ मैक्सिमम टेंशन, दिस इज बेसिकली प्रिंसिपल टेंशन प्लेन, और ब्रिटल मटेरियल्स आर वीक इन टेंशन। यहीं पे अगर मैं डक्टाइल मटेरियल जैसे माइल्ड स्टील पे टॉर्जन लगाता हूं, सपोज इफ आई अप्लाई टॉर्क लाइक दिस, तो यहां पे आपको पता है कि प्योर शियर एलिमेंट आता है, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं, देयर विल प्योर शियर एलिमेंट, आपने ये पढ़ा होगा। तो मतलब दिस इज सब्जेक्टेड टू प्योर शियर, और इस केस में जो फेलियर होगा, देखो अगर आप बोलोगे तो जो वर्टिकल प्लेन है दैट इज नॉट द प्रिंसिपल प्लेन, रादर इट विल बी द मैक्सिमम शियर प्लेन, ये टाउ मैक्स प्लेन है। तो यही जो प्लेन है इसी पे स्लिपिंग हो जाएगी बिकॉज ऑफ दिस अप्लाइड टॉर्क, यही जो प्लेन है एट 90 डिग्री फ्रॉम द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस विल बी द फेलियर प्लेन। क्यों? क्योंकि दिस इज द प्लेन ऑफ मैक्सिमम शियर, और जो डक्टाइल मटेरियल है इट इज वीक इन शियर। लेकिन अगर इसी तरीके से मैं ट्विस्टिंग लगाऊं इन केस ऑफ यू कैन से अ ब्रिटल मटेरियल लाइक कास्ट आयरन, तो अब ये जो टाउ मैक्स प्लेन है दिस विल नॉट बी द फेलियर प्लेन। क्यों? क्योंकि ये शियर में कमजोर नहीं है ब्रिटल मटेरियल, रादर इट इज वीक इन यू कैन से टेंशन। तो ये जो प्रिंसिपल प्लेन है विच इज एट 45 डिग्री फ्रॉम दिस वर्टिकल फ्रॉम टाउ मैक्स प्लेन, इस तरीके से कुछ फेलियर होगा। फेलियर कैसे होगा? लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से 45 डिग्री पे। ये चारों ही क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और चूंकि अलग अलग टाइप ऑफ मटेरियल और अलग अलग टाइप ऑफ लोडिंग के लिए अलग अलग फेलियर है, दैट्स व्हाई देयर आर सो मेनी थ्योरीज ऑफ फेलियर, जो कि अलग अलग टाइप ऑफ मटेरियल और अलग अलग लोडिंग कंडीशन से डील करती हैं। अगर ऐसी चीज नहीं होती तो हम एक दो ही थ्योरी ऑफ फेलियर में अपनी सारी बात कह सकते थे। सो ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है जो आपको पता होना चाहिए। नाउ यू कैन आंसर ऑल दिस क्वेश्चंस, पलट पलट के ये क्वेश्चंस पूछता है, चारों में से एक कई बार पूछा जा चुका है। व्हाट वुड बी द शेप ऑफ फेलियर सरफेस? इसको बोलते हैं हेलिकॉइडल सरफेस, ठीक है, इसको कप एंड कोन नहीं बोलते हैं। सो दिस इज हेलिकॉइडल सरफेस, दिस इज हेलिकॉइडल सरफेस बिकॉज ऑफ ट्विस्टिंग, हेलिकॉइडल सरफेस फेलियर हो रहा है, हेलिकॉइडल फेलियर लाइक अ हेलिक्स। So what would be the shape of failure plane of a standard cast iron specimen subjected to torque? बोला गया है कि स्टैंडर्ड
कास्ट आयरन सरफेस है, सब्जेक्ट स्पेसिमेन है, सब्जेक्टेड टू टॉर्क, इसका फेलियर कैसा होगा? कप एंड कोन फेलियर नहीं, इट इज ऑब्जर्व्ड इन माइल्ड स्टील इन यूनी एक्सियल टेंशन। प्लेन सरफेस परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, देखो टॉर्क लगा है तो प्लेन सरफेस एट 45 डिग्री फ्रॉम द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, ये भी नहीं है। पिरामिड शेप, वेज शेप्ड नहीं, इट इज हेलिकॉइडल सरफेस। ये क्वेश्चन देखो एग्जाम में आया हुआ है, कई बार क्वेश्चंस पूछता है ये चारों ही क्वेश्चंस अलग अलग जगहों पे पूछा गया है। सॉल्व दिस नेक्स्ट क्वेश्चन, 4th नंबर क्वेश्चन। सॉल्व दिस नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला गया फॉर नो टॉर्जन द प्लेन ऑफ बेंडिंग शुड बी, बोला गया टॉर्जन ना हो इसके लिए जो लोड है, आपको बता चुका हूं कि लोड लाइन शुड बी पासिंग थ्रू द शियर सेंटर इन केस यू वांट टू अवॉइड ट्विस्टिंग मूवमेंट। अगर लोड शियर सेंटर से पास करेगा, शियर सेंटर एक ऐसा ज्योमेट्रिकल पॉइंट है जहां से अगर लोड लाइन पास करती है तो क्रॉस सेक्शन इज सब्जेक्टेड टू ओनली एंड ओनली ट्विस्टिंग मूवमेंट, देयर इज नॉट सॉरी ओनली एंड ओनली बेंडिंग मूवमेंट, वेरी सॉरी, देयर इज नॉट एनी ट्विस्टिंग मूवमेंट। तो ये क्वेश्चन कर चुके हो, हालांकि इस क्वेश्चन की लैंग्वेज बहुत अच्छी नहीं है, पर बाकी ऑप्शंस से आप नहीं आंसर कर सकते हो। दिस पास टू द शियर सेंटर, क्योंकि ये प्लेन ऑफ बेंडिंग की बात कर रहा है। प्लेन ऑफ बेंडिंग होता है बेसिकली प्लेन परपेंडिकुलर टू न्यूट्रल एक्सिस। प्लेन परपेंडिकुलर टू न्यूट्रल एक्सिस को हम बोलते हैं प्लेन ऑफ बेंडिंग, और जो प्लेन परपेंडिकुलर टू मूवमेंट होता है उसको बोलते हैं हम प्लेन ऑफ कपल। ये दो प्लेन्स हैं, तो यहाँ पे प्लेन ऑफ बेंडिंग बोल रहा है, मींस प्लेन परपेंडिकुलर टू न्यूट्रल एक्सिस। और ये थोड़ा सा ऐसी बात है कि अब क्या ही बोलोगे, तो बोल सकते हो आप ऐसे भी, इसके लिए भी बोल सकते हो, ठीक है। सो दे पास थ्रू शियर सेंटर। ये भी आपने पढ़ा होगा कि जब प्लेन ऑफ बेंडिंग और प्लेन ऑफ कपल कोइंसाइड करते हैं देन इट इज अ सिमेट्रिकल बेंडिंग, अदरवाइज इट विल बी अनसिमेट्रिकल बेंडिंग। चलिए 5th क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड, इनमें से कौन से पेयर्स करेक्टली मैच्ड नहीं है? रिपोर्ट करिए आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड, कौन सा पेयर है इसमें जो करेक्टली मैच्ड नहीं है? पढ़िए इसको, जल्दी से आंसर दीजिए। Which of the following pairs is not correctly matched? बताइए, बताइए जल्दी से बताइए। बताइए। बताइए जल्दी से बताइए। चलिए, लेम्स कांस्टेंट, थिक सिलेंडर। लेम्स मेथड या लेम्स कांस्टेंट हम यूज करते हैं थिक सिलेंडर या थिक प्रेशर वेसल्स की डिजाइन के लिए। जो लेंस ये पूरी थ्योरी है, दिस इज फॉर थिक सिलेंडर। थिक प्रेशर वेसल में जो थिक सिलेंडर पढ़ते हैं उसके लिए ये थ्योरी एप्लीकेबल होती है। जो आपने चैप्टर पढ़ा है दैट इज मोस्टली फॉर थिन सिलेंडर। थिक सिलेंडर के लिए अलग से थ्योरी पढ़ते हैं, अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो उसको ही पढ़ा होगा, उसमें लेम्स इक्वेशन या लेम्स कांस्टेंट को हम यूज करते हैं। मैकॉलेज मेथड आपको पता है डिफ्लेक्शन ऑफ बीम से रिलेटेड है, तो ये भी सही है और ये भी सही है। यूलर्स मेथड थ्योरी ऑफ कॉलम से रिलेटेड है। यूलर्स क्रिटिकल बकलिंग लोड आपने निकाला होगा, पीसीआर जो यूलर्स क्रिटिकल बकलिंग लोड है दैट इज पाई स्क्वायर EI डिवाइडेड बाय L इफेक्टिव स्क्वायर, ये आपने फाइंड आउट किया होगा, इसको डिराइव किया होगा ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रल इक्विलिब्रियम ऑफ अ कंप्रेशन मेंबर या कॉलम। एडीज थ्योरम ये टॉर्जन ऑफ शाफ्ट से रिलेटेड नहीं है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? एडीज थ्योरम। एडीज थ्योरम जो है ये टॉर्जन ऑफ शाफ्ट से रिलेटेड नहीं है। ऊपर की जो तीनों थ्योरम है दे आर करेक्टली मैच्ड। जो एडीज थ्योरम है, एडीज थ्योरम इज नॉट रिलेटेड विद यू कैन से टॉर्जन। एडीज थ्योरम आर्च वगैरह से रिलेटेड है, बेसिकली जो लीनियर आर्च होता है और एक्चुअल आर्च कुछ उसका कॉन्सेप्ट रहता है इसमें, सो इट इज रिलेटेड विद आर्च। स्ट्रक्चरल एनालिसिस में जो एडीज थ्योरम है इट इज रिलेटेड विद आर्च। चलिए, सो दिस विल बी डी। 6th क्वेश्चन, solve this 6th question. In case of torsional problem, the assumption plane sections perpendicular to longitudinal axis before deformation remain plane and perpendicular to the longitudinal axis after deformation holds true for shaft। बोला गया कि जो टॉर्जन में ये आपने assumption लिया है कि ये जो सेक्शन है जो कि रोटेट किया, जब ये रोटेट किया
तो जो ये वर्टिकल सेक्शन है ये घूम तो रहा है, ये रोटेट तो रहा है, बट रोटेट तो हो रहा है बट इट रिमेन्स वर्टिकल, और इसकी कोई वार्पिंग नहीं होती है। तो दिस इज वैलिड ओनली फॉर सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। अभी बताया कि अगर रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन होगा देन देयर विल बी वार्पिंग, और ये अजम्पशन वैलिड नहीं होगा। तो जो फॉर्मूला है टी बाई एल बराबर जी थीटा बाई एल, टी बाई जे बराबर जी थीटा बाई एल बराबर टाउ बाई आर, ये जो फॉर्मूला है दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर सर्कुलर सेक्शंस। चलिए दिस इज ए पार्ट, इजी क्वेश्चन। सेवंथ क्वेश्चन, द शियर स्ट्रेस एट अ पॉइंट इन अ शाफ्ट सब्जेक्टेड टू टॉर्क इज directly proportional to the polar moment of inertia and the distance of the point from neutral axis। ये आपने फॉर्मूला पढ़ा है, टी बाई जे बराबर जी थीटा बाई एल बराबर टाउ बाई आर, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है। तो जो शियर स्ट्रेस है, शियर स्ट्रेस देखो, शियर स्ट्रेस आप लिख सकते हो टी बाई जे इंटू इंटू टी बाई जे इंटू टी बाई यू कैन राइट टी बाई जे इंटू आर, ये शियर स्ट्रेस ऐसे लिख सकते हो, या यू कैन राइट टी बाई सॉरी जी थीटा बाई एल इंटू आर, ऐसे लिख सकते हो। देख लो अब किसके प्रोपोर्शनल है, किसके क्या है। सो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, शियर स्ट्रेस के डायरेक्टली नहीं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये गलत हो गया, पहला गलत हो गया। एंड टू द डिस्टेंस ऑफ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड टॉर्क, अप्लाइड टॉर्क के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये सही बात हो गया, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड टॉर्क एंड पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, देखो दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड टॉर्क एंड पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ऐसा भी नहीं है। सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी बी। अगेन इजी क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन सॉल्व करिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, अ स्प्लाइंड शाफ्ट इज यूज्ड फॉर। स्प्लाइंड शाफ्ट होता है, इसमें ग्रूव्स बने होते हैं। स्प्लाइंड शाफ्ट बेसिकली ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग का टर्म है। जो शाफ्ट होते हैं इसमें ग्रूव्स बने होते हैं, समथिंग लाइक दिस, इस तरीके से इस पे ग्रूव्स बने होते हैं। इस पे हम कोई डिस्क या कोई गियर वगैरह रख के रोटेट कर सकते हैं, इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं और इसको रोटेट भी कर सकते हैं। तो पावर ट्रांसमिशन के लिए ये हम एक शाफ्ट इस तरीके का यूज करते हैं। गूगल पे आप डायग्राम देखना तो समझ जाओगे, दे विल बी ग्रूव। तो कहां पे यूज कर रहे हैं, ठीक है, ट्रांसमिटिंग ऑफ पावर, होल्डिंग अ फ्लाई व्हील रिजिडिटी इन पोजीशन, नहीं इसका ये काम नहीं, रिजिडिटी पोजीशन रिजिडिटली होल्ड करना काम नहीं है, बल्कि इधर उधर मूव कर सके, इसलिए हम इसको यूज करते हैं। सो मूविंग एक्सियली द गियर व्हील्स माउंटेड ऑन इट, ये सही बात है। तो पहला सही है और तीसरा सही है, 1 and 3, यानी दिस इज टी पार्ट। 9th question, the ratio of maximum shear stress developed in a solid shaft of diameter d and hollow shaft of diameter small d and hollow diameter small d for the same torque is given by। बोला गया मैक्सिमम shear stress जो डेवलप्ड है इन a solid shaft of diameter d and a hollow diameter small d for the same torque is given by। बताइए कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चंस की लैंग्वेज कितनी गंदी बनाते हैं कई बार ये लोग। बताइए कैसे सॉल्व करेंगे। हाउ विल यू सॉल्व इट, हाउ विल यू सॉल्व इट। भाई बोला गया मैक्सिमम शियर स्ट्रेस डेवलप्ड की बात कर रहा है, टाउ मैक्स क्या हो सकता है, आप कैसे लिख सकते हो। सो इट इज टी बाई जे इंटू कैपिटल आर। इसी फॉर्मूले से मैं लिख रहा हूं बार बार, टी बाई जे बराबर जी थीटा बाई एल बराबर टाउ बाई स्मॉल आर बराबर टाउ मैक्स बाई कैपिटल आर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस पूछा है तो यहाँ पे कैपिटल आर मल्टीप्लाई किया मैंने, जो मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द पोलर एक्सिस है। बोला गया कि सॉलिड शाफ्ट है जिसका डायमीटर डी है और एक हॉलो शाफ्ट है जिसका हॉलो डायमीटर डी है, ठीक है। सेम टॉर्क अप्लाई किया गया है, मतलब ये जो टी है ये दोनों में सेम है, इज गिवन बाई, ठीक है। तो देखो पहले सॉलिड शाफ्ट है, पहले सॉलिड शाफ्ट है, दिस इज सॉलिड शाफ्ट, सॉलिड शाफ्ट का डायमीटर हमने कैपिटल डी ले लिया है, दिस इज कैपिटल डी डायमीटर। तो जे की वैल्यू इसमें क्या लिख सकते हो आप, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता है, दिस इज पाई डी की पावर 4 डिवाइड बाई 32। पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप लिख सकते हो आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई करके, आई एक्स एक्स इज पाई डी की पावर 4 बाई 64, आई वाई वाई इज पाई डी की पावर 4 बाई 64, दोनों को जोड़ा तो पाई डी की पावर 4 डिवाइड बाई 32 आ गया, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखो टी बाई, इसको लिख सकते हो जेड पी, जेड पी इज पोलर मॉडुलस, जैसे आपने आई बाई वाई को इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस या सेक्शन मॉडुलस बोला है, ऐसे ही जे जो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है डिवाइड बाई आर,
इसको मैं पोलर मॉडुलस जेडपी भी बोल सकता हूँ ना, तो ये भी कई बार इस पे भी क्वेश्चन पूछता है, इसलिए मैंने यहीं पे लिख दिया। सो दिस इज जे। और अगर मैं जेडपी निकालना चाहूं तो आई कैन से कि इट इज पाई डी की पावर 4 डिवाइड बाई 32, और ये जो मैक्सिमम डिस्टेंस है, ये एक्सिस नहीं है, एक्सिस मेरी ये है एक्चुअली, ये पोलर एक्सिस कहीं इस तरीके से निकलेगी, पर ये इस तरीके से शो कर रहा हूं मैं, इस एक्सिस से जो डिस्टेंस है, सो दिस डिस्टेंस इज गोइंग टू बी d/2। d/2 मतलब इसको लिख दिया मैंने d/2, इसको सॉल्व करेंगे तो दिस विल बी पाई डी क्यूब डिवाइड बाई, यू कैन से डिवाइडेड बाई 16। देखो ये 2 से ये 16 हो गया, एक डी से ये कट गया, पाई डी क्यूब डिवाइड बाई 16, तो ये आ गया जेडपी। यानी अगर मैं टाउ मैक्स की बात करूं सॉलिड के केस में, तो दिस इज टी जो टॉर्क है डिवाइडेड बाई जेडपी कितना है, पाई डी क्यूब डिवाइड बाई 16, या इसको मैं लिख सकता हूं 16t डिवाइडेड बाई पाई डी क्यूब। हालांकि ये फॉर्मूला तुमको डायरेक्टली याद होना चाहिए यार, ये सॉल्व करने की जरूरत पड़नी नहीं चाहिए, एग्जाम में आपके पास इतना समय नहीं है, और अगर करनी पड़ रही है तो फिर मतलब आपकी तैयारी अच्छी नहीं है। दिस मस्ट नॉट बी सॉल्व इन एग्जाम, ये आपको रटा होना चाहिए, ठीक है। अब अगर हॉलो की बात करें, ये एक हॉलो ले लिया जिसका एक्सटर्नल डायमीटर डी है, क्वेश्चन की लैंग्वेज बहुत गंदी है, और ये जो इंटरनल डायमीटर है दिस इज स्मॉल डी, यहाँ पे मटेरियल है, बीच में हॉलो है। यहां पे भी अगर मैं यू कैन से टाउ मैक्स निकालूंगा तो टाउ मैक्स विल बी सेम टी डिवाइडेड बाई जो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इनटू आर, या पोलर मॉडुलस लिख सकता हूं मैं। और जेडपी को मैं कैसे लिख सकता हूं, तो ये जो जे है, जे फॉर हॉलो डिवाइडेड बाई जो भी आर है, कैपिटल आर, और जे को मैं क्या लिख सकता हूं, सो इट इज पाई डी की पावर 4 डिवाइड बाई 32 माइनस पाई स्मॉल डी की पावर 4 डिवाइड बाई 32। मोमेंट ऑफ इनर्शिया की आपने थ्योरम्स पढ़ी है कि जो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया है दैट यू कैन कैलकुलेट लाइक दिस I1 प्लस I2 समथिंग लाइक दिस, अलजेब्रिक समेशन। तो मैं बोलूंगा कि ये जो पूरा है, पूरे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात कर रहा हूं, माइनस ये जो नहीं है ये घटा दूंगा, तो जो ये बचा हुआ पोर्शन है इसका पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाएगा। तो पूरे का पाई डी की पावर 4 बाई 32 माइनस जितना नहीं है पाई डी की पावर 4 स्मॉल डी है यहाँ पे डिवाइड बाई 32, और डिवाइड बाई करना है आपको आर, आर इज बेसिकली मैक्सिमम d/2। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो देखो इसको भी आप लिखोगे तो ये लिख सकते हो, देखो पाई और डी की पावर 4 माइनस स्मॉल डी की पावर 4 डिवाइडेड बाई, सो दिस कम्स आउट टू बी डिवाइडेड बाई, ये ऊपर जाएगा कट जाएगा, सो 16d, इस तरीके से लिख सकते हो, डिवाइडेड बाई 16d, ये जेडपी आ गया। 16d भी नीचे है, देखो इस बार ये d कटेगा नहीं क्योंकि d की पावर 4 माइनस d की पावर 4 है, सो दिस d विल नॉट बी कैंसल्ड आउट, हालांकि 32 कॉमन लेके 16 आ गया। तो अब अगर यहां पे तुम लिखो टाउ मैक्स तो कितना आ जाएगा, t डिवाइडेड बाई पाई डी की पावर 4 माइनस स्मॉल डी की पावर 4 डिवाइड बाई 16d, या क्या लिख सकते हो 16td, पहले यही था बस पाई नीचे आ गया d की पावर 4 माइनस स्मॉल डी की पावर 4। क्वेश्चन क्या पूछा है, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस डेवलप्ड इन सॉलिड शाफ्ट ऑफ डायमीटर कैपिटल डी टू हॉलो, तो रेशियो कितना है, रेशियो मैं बोल सकता हूं दिस रेशियो जो पूछा गया है, सो दिस इज 16t डिवाइड बाई पाई डी क्यूब डिवाइडेड बाई 16td डिवाइडेड बाई पाई डी की पावर 4 माइनस स्मॉल डी की पावर 4। देखो 16t से ये 16t कट गया, ठीक है, ये पाई से ये पाई कट गया, इसको सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, इसको लिख सकते हो डी की पावर 4 माइनस स्मॉल डी की पावर 4, और डिवाइडेड बाई ये डी से डी मल्टीप्लाई हो जाएगा, डी की पावर 4। देखिए कौन सा आंसर है, डी की पावर 4 माइनस स्मॉल डी की पावर 4 डिवाइड बाई डी की पावर 4। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, डी पार्ट। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, देखो आसान क्वेश्चन है, बस आपके लिए कैलकुलेशन टाइम सेव करना ये सीखना है आपको, और इसको करने के लिए बेसिकली आपको प्रैक्टिस करके जाना है। जो फॉर्मूले हैं उनको अगर आप याद रखोगे तो क्विकली आप एग्जाम में क्वेश्चन कर सकते हो, क्योंकि एग्जाम में सिलेक्शन लेना है अगर आपको यूपीपीएससी एई में, तो टाइम मैनेजमेंट और एक्यूरेसी बहुत ही ज्यादा इसेंशियल है, एंड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस कैन ओनली मेक यू एफिशिएंट एज वेल एज यू कैन से आपकी स्पीड को वो इनहेंस कर सकता है, क्योंकि एग्जाम की रिक्वायरमेंट ऐसी, कंपटीशन इतना है कि आपको क्विकली और एक्यूरेटली सॉल्व करना है, सो दैट यू कैन गिव सम टाइम टू दोज क्वेश्चंस व्हिच आर एक्चुअली डिफिकल्ट या व्हिच यू आर नॉट कंफर्टेबल विद। उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको तो थोड़ा समय चाहिए, वो समय बाकी के पेपर में कहीं ना कहीं निकालना पड़ेगा ना, तो कैसे निकालोगे, बाय सेविंग टाइम इन अदर क्वेश्चंस, और वो कैसे करोगे, बाय लॉट ऑफ प्रैक्टिस। टाइम तो सेव करोगे ही करोगे, प्लस एक्यूरेसी भी बढ़ेगी, गलती से भी आप बच जाओगे तो आपके नंबर्स और ज्यादा आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करिए, 10th क्वेश्चन। सॉल्व दिस नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला गया टू शाफ्ट है, डायमीटर D1 एंड D2 आर मेड फ्रॉम सेम मटेरियल, दोनों सेम मटेरियल से बने हुए हैं, एंड आर ऑफ सेम लेंथ अंडर द एक्शन ऑफ सेम टॉर्क T, द रेशियो ऑफ स्ट्रेन एनर्जी, स्ट्रेन एनर्जी पूछा है अभी बताया, स्ट्रेन एनर्जी क्या है, सो इट इज T स्क्वायर L डिवाइडेड बाई 2GJ, ये है
मैं ये फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, क्यों? क्योंकि इन्होंने बोला है दो शाफ्ट है जिनका डायमीटर अलग अलग है, D1 एंड D2, ठीक है, एंड आर मेड अप ऑफ सेम मटेरियल। सेम मटेरियल का मतलब इनका G का वैल्यू सेम है, एंड आर ऑफ सेम लेंथ मतलब इनका L का वैल्यू सेम है, एंड आर ऑफ अंडर द एक्शन ऑफ सेम टॉर्क मतलब ये T की वैल्यू भी सेम है। तो अगर मैं सॉरी, दिस इज नॉट T, दिस इज U, स्ट्रेन एनर्जी इज टाउ T स्क्वायर L डिवाइड बाई 2GJ। तो अगर मैं U1 निकालना चाहूं तो U1 में लिख सकता हूं T स्क्वायर L डिवाइडेड बाई 2G। ये सब तो कांस्टेंट ही है तो मैं चेंज नहीं कर रहा हूं, और इंटू J को क्या लिखूंगा मैं, जो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, सो दिस विल बी पाई D1 की पावर 4 डिवाइड बाई 32, यही लिखूंगा मैं। और U2 कितना लिखूंगा मैं, सो U2 विल बी, देखो, T स्क्वायर L डिवाइडेड बाई 2G, सेम टॉर्क सेम लेंथ सेम मटेरियल, ये सब नहीं बदल रहा है, 2 कांस्टेंट ही है। बदलेगा क्या, J, डायमीटर इस बार D2 है, सो आई कैन राइट इट पाई D2 की पावर 4 डिवाइड बाई 32। और इन दोनों का रेशियो पूछा है दिस बाई दिस, तो देखो ये ऊपर वाला पूरा सेम है, ये कट गया, 2G यहां से कट गया, ये भी सेम है, पाई कट गया, 32 कट गया, ये भी यहां पे सेम है। क्या लिख सकते हो आप, सो इट इज D2 की पावर 4 डिवाइड बाई D1 की पावर 4, D2 की पावर 4 डिवाइड बाई D1 की पावर 4, या D2 डिवाइड बाई D1 की पावर 4। सो इट इज D पार्ट, D2 डिवाइड बाई D1 की पावर 4। देखो कैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं। 11th क्वेश्चन बोला गया, अ सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट है ऑफ डायमीटर 8 mm इज एक्सपोज्ड टू मैक्सिमम टॉर्क ऑफ 64 न्यूटन मीटर, व्हाट इज शियर स्ट्रेस इन द शाफ्ट। शाफ्ट में शियर स्ट्रेस पूछा है। सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट है, एक सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट है, मतलब जो क्रॉस सेक्शन है वो कैसा है, सॉलिड सर्कुलर है, और इसका डायमीटर दे दिया है, दिस डायमीटर इज 8 mm, इज एक्सपोज्ड टू मैक्सिमम टॉर्क। टॉर्क जो अप्लाई कर दिया गया, दिस इज 64 न्यूटन मीटर। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस पूछा है इन द शाफ्ट। शियर स्ट्रेस अभी बताया मैंने, टाउ मैक्स कैसे निकालोगे, सो टाउ मैक्स इज 16T डिवाइड बाई पाई डी क्यूब, ये फॉर्मूला अभी हमने ड्राइव किया था, 16T डिवाइड बाई पाई डी क्यूब, ये आपको याद होना चाहिए। बेंडिंग में जो बेंडिंग स्ट्रेस मैक्सिमम है वो निकल के आता है 32M डिवाइड बाई पाई डी क्यूब, यहाँ पे कितना निकल के आ रहा है, 16T डिवाइड बाई पाई डी क्यूब, ठीक है। शियर स्ट्रेस पूछ रहा है तो वैल्यू को इंपोर्ट कर रहा हूं, 16 इंटू टी कितना है, 64 न्यूटन मीटर। जो आंसर्स है शियर स्ट्रेस की यूनिट्स दी नहीं गई हैं, सो लेट्स फाइंड इट इन एमपीए, मोस्टली हम एमपीए में निकालते हैं, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में। 64 न्यूटन मीटर है तो 10 टू पावर 3 मल्टीप्लाई करके न्यूटन एमएम कर दिया इसको, ठीक है, डिवाइडेड बाई पाई और डी की क्यूब, डी कितना है, सो डी इज 8 mm, तो 8 इंटू 8 क्यूब करना है, इंटू 8, 3 बार 8 मल्टीप्लाई किया, एंड दिस इज mm क्यूब, 1 mm से ये mm कट जाएगा, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में मेरा आंसर आएगा, यानी एमपीए में। सो लेट्स सॉल्व इट। देखो 8 8 जा 64, 8 से 8 कट गया, 8 2 जा 16, तो आ गया 2000 डिवाइड बाई पाई, 2000 डिवाइडेड बाई 2000 डिवाइड बाई पाई। देखो 2 इंटू 10 टू पावर 3, 2000 डिवाइड बाई पाई, कोई है आंसर, 2000 डिवाइड बाई पाई। इजी क्वेश्चंस, और ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, एंड दीज आर गुड क्वेश्चंस। बाकी तो और थ्योरेटिकल और इजी क्वेश्चंस हैं। विच टाइप ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन शुड बी प्रिफरेबली बी यूज्ड एट अ प्लेस वेयर टॉर्जन अकर्स। बोला गया कहीं पे अगर टॉर्जन अकर कर रहा है तो ऐसी जगहों पे किस तरीके का सेक्शन आपको यूज करना चाहिए, विच टाइप ऑफ सेक्शन शुड बी यूज्ड। टॉर्जन अगर कहीं पे एक्ट कर रहा है तो किस तरीके का सेक्शन यूज करना चाहिए, बताइए। इफ देयर इज टॉर्जन एक्टिंग समवेयर, विच टाइप ऑफ सेक्शन मस्ट बी यूज्ड। ये आपको सीधा याद होना चाहिए, सीधा आपको ये याद होना चाहिए। पहले तो जो याद होना चाहिए वो मैं इंफॉर्मेशन लिख दे रहा हूं, यहाँ पे लोडिंग कैसी है मैं लिख रहा हूं, और उसके लिए बेस्ट सेक्शन कौन सा है, बेस्ट सेक्शन कौन सा है ये आपको याद होना चाहिए। अगर मैं बीम की बात करूंगा तो बीम में सबसे बेहतरीन सेक्शन होता है आई सेक्शन। आई सेक्शन इज बेस्ट फॉर एडजस्टिंग बेंडिंग मूवमेंट। इसीलिए स्टील डिजाइन में जब हम बीम्स प्रोवाइड करते हैं, जैसे ISMB, ISHB, ISLB, ISWB, दे आर ऑल आई सेक्शंस। आई सेक्शन को हम बीम सेक्शन बोलते हैं कई बार। फिर अगर मैं कॉलम की बात करूं, कॉलम या कंप्रेशन मेंबर की, देन यू कैन से जो हॉलो सर्कुलर सेक्शन है, हॉलो सर्कुलर सेक्शन, हॉलो सर्कुलर सेक्शन, या इसको कई बार बोलते हैं ट्यूबुलर सेक्शन, ट्यूबुलर सेक्शन, दे आर बेस्ट इन रजिस्टिंग कंप्रेशन। क्यों? क्योंकि इनकी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया और रेडियस ऑफ जायरेशन जो आई मिनिमम या आर मिनिमम है, मतलब सारे एक्सिस के अबाउट जो मिनिमम वाली एक्सिस है, जिसको माइनर एक्सिस बोलते हैं या माइनर प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, उसके अबाउट जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है, दैट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इज वेरी लेस, सब में सबसे कम है।
सॉरी दैट इज क्वाइट मोर, वेरी सॉरी, दैट इज क्वाइट मोर, क्योंकि हॉलो है और मटेरियल इज डिस्प्लेस्ड अवे फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस, जिसकी वजह से इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आर मिनिमम एंड आई मिनिमम, क्या बोल रहा हूं मैं, तो पी सी आर तुमने लिखा होगा पाई स्क्वायर ई आई डिवाइडेड बाई एल इफेक्टिव का स्क्वायर। तो देखो लोड कैरिंग कैपेसिटी, क्रिटिकल लोड कैरिंग कैपेसिटी किसकी ज्यादा होगी, जिसकी आई की वैल्यू ज्यादा होगी। और फेलियर के लिए तुम लिखा होगा फेलियर तो बकलिंग उसके अबाउट होगी जिस एक्सिस के अबाउट आई मिनिमम है। तो ये जो आई मिनिमम है ये मैक्सिमम है इन केस ऑफ हॉलो सर्कुलर, दैट्स व्हाई दे आर बेस्ट। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं बीम की बात करूं तो बीम में तुमने लिखा जो मैक्सिमम मोमेंट अप्लाई कर सकते हो, जिसको मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बोल रहा हूं, सो इट इज सिग्मा मैक्स इनटू जेड। तो जिसका जेड या जेड क्या है, आई बाई वाई, जिसका जेड ज्यादा है या आई बाई वाई ज्यादा है, दैट विल बी बेस्ट इन रेजिस्टिंग बेंडिंग मोमेंट। फिर से जो न्यूट्रल एक्सिस है आई सेक्शन में, उससे मैंने मटेरियल को दूर डिस्प्लेस कर दिया है, मैंने मटेरियल को दूर डिस्प्लेस किया अवे फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस, दैट्स व्हाई दिस जेड सेक्शन मॉडुलस इज मोर। तो बेस्ट सेक्शन इन रेजिस्टिंग बेंडिंग इज आई सेक्शन, बेस्ट सेक्शन इन रेजिस्टिंग कंप्रेशन इज कॉलम। अगर मैं टेंशन मेंबर की बात करूं, टेंशन मेंबर की बात करूं, टेंशन मेंबर या टाइज की बात करूं, टाइज, तो यहां पे मेन डिजाइन इशू शियर लैग, और जो बेस्ट सेक्शन होता है वो होते हैं फ्लैट्स विच आर बेसिकली अनअफेक्टेड बाय शियर लैग। Shear lag means unequal stress and strain distribution because the line of action of load and reaction they may not be passing through the CG of the cross section, and in that case the stress and strain distribution will not be, you can say will not be uniform throughout the depth। तो वहां पे इसको हम कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं, ये स्टील में पढ़ते हो, बस मैंने अभी एक इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिख दिया। और टॉर्जन को रजिस्ट करने के लिए, ट्विस्टिंग मूवमेंट का जो रेजिस्टेंस है टॉर्जन, टॉर्जन के लिए, ट्विस्टिंग मूवमेंट को रजिस्ट करने के लिए सबसे अच्छा सेक्शन कौन सा होता है, अगेन हॉलो सर्कुलर सेक्शन। जो हॉलो सर्कुलर सेक्शन है या जिसको ट्यूबुलर सेक्शन बोल रहे हैं, दे आर बेस्ट इन रजिस्टिंग यू कैन से ट्विस्टिंग मूवमेंट। अगेन देखो टी बाई एल, सॉरी टी बाई जे बराबर जी थीटा बाई एल, अभी बताया मैंने, बराबर टाउ बाई आर। तो जो टी है, टी आप लिख सकते हो टी इज टाउ मैक्स, जो मटेरियल की स्ट्रेंथ है, डिवाइड बाई आर इंटू जे। तो ये देखो जे, या मैं लिख सकता हूं टाउ मैक्स इंटू जेडपी, पोलर मॉडुलस, ये जो जेडपी है इस पे डिपेंड कर रहा है कि कितना आप ट्विस्टिंग मोमेंट इस पे अप्लाई कर सकते हो, मतलब इसकी टॉर्जनल स्ट्रेंथ कितनी। और जेडपी बढ़ेगा अगर जे बढ़ेगा, यानी अगर मैं एक्सिस से दूर, ये कोई क्रॉस सेक्शन है तो इसकी जो पोलर पोलर एक्सिस है जिसके अबाउट रोटेशन हो रहा है इन केस ऑफ टॉर्जन, ये जो पोलर एक्सिस है इससे मैं मटेरियल को जितना दूर डिस्प्लेस करूंगा। अगर सॉलिड सेक्शन है तो देखो इस एक्सिस से मटेरियल कुछ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, मैं इतने ही मटेरियल को ले रहा हूं, इसको मैं एक्सिस से दूर प्रोवाइड कर रहा हूं, मैंने सेम, मतलब ये जो मटेरियल अगर ए है तो ये जो मटेरियल है इस स्ट्रिप का, दिस इज ऑल्सो ए, सेम मटेरियल को बस मैंने एक्सिस से दूर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, जिसकी वजह से जे बढ़ गया है, जिसकी वजह से जेडपी बढ़ गया है। तो इस वजह से जो पोलर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, चूंकि वो इसमें ज्यादा है हॉलो सर्कुलर में या ट्यूबुलर में, दैट्स व्हाई इट इज बेस्ट फॉर ट्विस्टिंग मूवमेंट। अब कई बार क्वेश्चन में ट्विस्टिंग मूवमेंट के लिए वो ट्यूबुलर या हॉलो सर्कुलर देने के बजाय बॉक्स देगा, मतलब हॉलो स्क्वायर या हॉलो रेक्टेंगुलर सेक्शन। तो बॉक्स सेक्शन का भी लॉजिक वही है, मटेरियल को आपने दूर डिस्प्लेस किया है, but in comparison to tubular section, in comparison to circular section, they will be less effective। why? क्योंकि इनमें कॉर्नर्स पे स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन के इफेक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं। नाउ बिकॉज ऑफ कॉर्नर्स, इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन इज प्रोड्यूस। फर्दर एक और लॉजिक आपको याद रखना है, जो कि पहले हमने डिस्कस किया, इन केस ऑफ नॉन सर्कुलर सेक्शंस जो टॉर्जनल शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है, दैट इज नॉट लीनियर एंड दैट इज नॉट सिमेट्रिकल। बिकॉज ऑफ नॉन सिमेट्री ऑफ दैट स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, हम इंटायर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को फुल्ली यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं। तो इस वजह से बॉक्स सेक्शन है तो अच्छे बाकियों कंपैरिजन में, पर बेस्ट है, आइडियल क्या है, हॉलो सर्कुलर। तो अब इस क्वेश्चन को तुम कर सकते हो। इस क्वेश्चन में क्या आंसर होगा, बॉक्स सेक्शन, एंगल सेक्शन नहीं, चैनल सेक्शन नहीं, आई सेक्शन, बीम के लिए, टॉर्जन के लिए क्या है, बॉक्स सेक्शन। नाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन वेरी इजीली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। अभी इसको बताया स्ट्रेन एनर्जी, स्ट्रेन एनर्जी आपको याद ही रखना है भैया, जो यू है, यू आप कैसे लिखते हो, देखो पी स्क्वायर एल डिवाइडेड बाई, या पी स्क्वायर डीएक्स डिवाइड बाई, वैसे तो डीएक्स में करने की जरूरत नहीं है क्योंकि पी, इसमें जो एक्सियल स्ट्रेस है वो कांस्टेंट होती है, तो पी स्क्वायर एल डिवाइड बाई 2a। और ऐसे ही आप लिख सकते हो एम एक्स स्क्वायर डी एक्स, एम एक्स स्क्वायर, ये पी की जगह है, एल की जगह डीएक्स है, यहाँ पे डीएक्स स्ट्रिप क्यों काटी, क्योंकि जो बेंडिंग स्ट्रेस है, स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन है, वो थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन की डेप्थ यूनिफॉर्म नहीं है। डिवाइड बाई 2EI, यहाँ पे एक्सियल रिजिडिटी, यहाँ पे फ्लेक्सुरल रिजिडिटी, ये स्ट्रेन एनर्जी इन बेंडिंग है। ऐसे लिख सकते हो टी स्क्वायर डीएक्स, टीएक्स स्क्वायर डिवाइड बाई डीएक्स डिवाइड बाई 2GJ, सेम वही लॉजिक है। नाउ दिस इज स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू टॉर्जन, तो ये दिस इज स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू एक्सियल लोडिंग, दिस इज स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू बेंडिंग, दिस इज स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू ट्विस्टिंग।
तो अब इसको याद रखना है, सेम ही फॉर्मूले हैं, जहां पे एक्सियल लोडिंग है वहां पे एक्सियल रिजिडिटी है, जहां पे बेंडिंग है फ्लेक्सुरल लोडिंग है वहां पे ये फ्लेक्सुरल रिजिडिटी है, जहां पे ट्विस्टिंग मूवमेंट है वहां पे ये टॉर्जनल रिजिडिटी है। AE GJ, तो क्या होगा आंसर, टी स्क्वायर dx डिवाइड बाई 2GJ का इंटीग्रेशन। वेरी इजी क्वेश्चन, कुछ भी इसमें ऐसा बताने वाला नहीं है। ठीक है, ध्यान से आंसर करना, यहाँ पे EI है, यहाँ पे GJ है। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है तो ये गलत हो गया, यहाँ पे भी स्क्वायर नहीं है प्लस यहाँ पे EI है तो ये गलत हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। If a solid shaft is subjected to a torque T at its end such that the maximum shear stress does not exceed Fs, the diameter of shaft shall be। बोला गया कि एक सॉलिड शाफ्ट है, there is a solid shaft subjected to torque capital T at its end, इसके एंड पे टॉर्क कैपिटल T लगा हुआ है, सच दैट मैक्सिमम शियर स्ट्रेस डज नॉट एक्सीड Fs, मतलब जो मटेरियल की स्ट्रेंथ दे दिया है, मटेरियल की स्ट्रेंथ है वो दे दिया है कि जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस है वो Fs से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो इस केस में बताओ कि डायमीटर ऑफ शाफ्ट कितना हम रख सकते हैं, व्हाट शुड बी दिस डायमीटर ऑफ शाफ्ट। आसान सा क्वेश्चन है, सीधे फॉर्मूला में आपको रखना है। देखो सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट है, सॉलिड शाफ्ट नहीं भी लिखा तब भी सर्कुलर होगा, सब्जेक्टेड टू टॉर्क T एंड इट्स एंड सच दैट मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जो है टाउ मैक्स, उसकी वैल्यू दे दी है Fs। टाउ मैक्स अभी हमने निकाला सॉलिड सर्कुलर के केस में, कितना आया था 16T डिवाइड बाई पाई डी क्यूब, या कैपिटल डी क्यूब कैपिटल डी लिखा था। अब इस बार डायमीटर पूछ रहा है तो डायमीटर क्या हो जाएगा 16T डिवाइडेड बाई पाई, और टाउ मैक्स को Fs लिख दिया है, ये गिवन है, और ये डी क्यूब इधर गया तो 1/3 आ जाएगा। सच एन इजी क्वेश्चन, क्या हो जाएगा 16T डिवाइड बाई पाई Fs की पावर 1/3। ठीक है, 15th क्वेश्चन सॉल्व करिए। A circular shaft was initially subjected to bending movement, then was subjected to torsion. If magnitude of bending movement is found to be same as that of torque, then ratio of maximum bending stress to shear stress would be। बोला गया एक सर्कुलर शाफ्ट है जो कि इनिशियली इट वाज सब्जेक्टेड टू बेंडिंग मूवमेंट, फिर इससे बेंडिंग मूवमेंट हटा के इस पे ट्विस्टिंग मूवमेंट लगाया गया। बोला गया कि जो मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस है और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का उसका रेशियो क्या है। तो आपको पता है जो सिग्मा मैक्स है ड्यू टू बेंडिंग, ये फॉर्मूले आपको याद हो जाने चाहिए, 32m डिवाइड बाई पाई डी क्यूब, और जो टाउ मैक्स है ड्यू टू टॉर्जन है ड्यू टू ट्विस्टिंग मूवमेंट, सो दिस इज 16T डिवाइड बाई पाई डी क्यूब। ये हम बार बार सॉल्व कर चुके हैं इसलिए मैं इसको डिराइव करके नहीं दिखा रहा हूं, अब तक तुमको ये याद होना चाहिए। इनका रेशियो पूछा है, बेंडिंग स्ट्रेस टू शियर स्ट्रेस का रेशियो पूछा है, तो देखो पाई डी क्यूब से पाई डी क्यूब कट गया और m बराबर t गिवन है, m बराबर t गिवन है। बोला गया इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ बेंडिंग मूवमेंट इज फाउंड टू बी सेम एज दैट ऑफ टॉर्क, तो ये बराबर है तो ये काट दिया मैंने, और 16 दूना 32, ये 2 आ गया, बाकी सब कट ही गया, सो द आंसर इज 2। सी पार्ट इजी क्वेश्चन, अगेन प्रैक्टिस से ही आप क्विकली और एक्यूरेटली इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए दिस इज इनफ फॉर टुडे, 15 क्वेश्चंस हमने किए। प्लीज try to solve as many questions as possible, please try to solve as many questions as possible। इंजीनियरिंग सर्विसेज के जो PYQs हैं वो सॉल्व करिए, जो प्रीवियस ईयर यूपीपीएससी एई के क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करिए, या अदर जो स्टेट एई के क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करिए। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन रीच मी, आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर होगा, नंबर आपके पास होगा मेरा, ठीक है, यू कैन रीच मी, आप कभी भी मुझे रीच कर सकते हो। अगली क्लास में डाउट्स के लिए आपको यहाँ पे रीच करना है, ठीक है, बाकी आपके पास नंबर तो होगा ही, व्हाट्सएप ग्रुप में आप एडेड होंगे। बाकी अगर आपको कोई डाउट आता है, कोई दिक्कत आती है तो आप मुझसे रीच कर सकते हैं। और अगर आपको कोर्स से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए विद रिगार्ड टू कोर्स कि आपको कैसे एनरोल करना है, क्या आपको और रिक्वायरमेंट है, तो जो वीडियो डिस्क्रिप्शन है उसके डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म होगा, यू कैन फिल द गूगल फॉर्म एंड आवर रिप्रेजेंटेटिव्स विल बी रीचिंग टू यू। ठीक है, योरपीडिया इज ऑलवेज, यू कैन से वेरी प्लीज टू हेल्प यू, इट इज ऑलवेज स्टैंडिंग विद यू गाइस। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगली क्लास में।